हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में आप पाएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यूजीसी नेट जिसे बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्या है, उसके कितने प्रश्न पत्र होते हैं, कितने अंकों पर सिलेक्शन होता है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, इन सभी के विषय में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही वीडियो अच्छा और काम का लगे तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो से संबंधित और कोई जानकारी जो मुझसे रह गई हो, वो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे कि देखिए, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे पहले यूजीसी नेट कहते थे, बीच में इसकी जो एग्ज़ाम करा रही थी वो सीबीएसई ने कराई थी, तो सीबीएसई नेट भी इसको बोला गया। और अब इसे एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी देश की, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स कराती है, वो इसे संपादित करती है। उसके एग्ज़ाम 2018 से एनटीए द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये मूल रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे संक्षिप्त में यूजीसी कहा जाता है, उसका ही पार्ट है। उसके द्वारा ही यह एग्ज़ाम लिया जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं, जिसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कहा जाता है। फर्स्ट या पहला पेपर जो होता है वो सभी विषयों के लिए कंपलसरी होता है। वर्तमान में लगभग 91 विषयों में नेट एग्ज़ाम होता है। तो जो पहला पेपर होता है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसा होता है, उसका सिलेबस एक जैसा होता है। और जो सेकंड पेपर दिया जाता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी अगर हिंदी से कोई नेट निकाल रहा है तो उसके लिए हिंदी का पेपर मिलेगा, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और सो ऑन। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ पहले पेपर की चर्चा करूंगा। उसके बाद जो अगला पेपर है हिंदी साहित्य का, वो मैं अगली वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पेपर है वो सभी के लिए आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नया सिलेबस है, इसका कोड 00 होता है और इस प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। देखिए, चूँकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के बाद जो व्यक्ति होता है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। हालांकि कुछ नियम ऐसे हो गए हैं जिनमें पीएचडी भी अनिवार्य हो गया है, परंतु वह नियम अभी उस पर रोक लगी हुई है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितने भी भारत के स्टेट्स हैं, जितने जैसे बिहार है, राजस्थान है, हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यानी जो राज्य की भर्तियां होती हैं या राज्य की भर्तियां होंगी, उनमें अभी भी नेट को उच्च प्राथमिकता दी गई है और नेट के आधार पर ही भर्तियां हो रही हैं। हालांकि आपको उच्च शिक्षा में जाना है, नेट क्लियर करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये दो पेपर होते हैं यूजीसी में और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बहुविकल्पीय, जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के ही होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। तो पहले पेपर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य जो प्रश्न पत्र, जैसे जनरल पेपर कह सकते हैं आप, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, ये 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 50 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें आप एक शिक्षण क्षमता जानना है और शोध की अभिवृत्ति क्या है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन करना है, तो आपको रिसर्च पीएचडी करना है ना। तो पीएचडी आदि आप करते हैं तो उसके लिए शोध अभिवृत्ति होना आवश्यक है। संपूर्ण जो पेपर है उसको 10 यूनिट या इकाइयों में बांटा गया है। एक एक कर हम इसको विस्तार से देखते हैं। पहली यूनिट का नाम है शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड।
टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा, किसके आधार पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं? तो शिक्षण की अवधारणा क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण के स्तर जो होते हैं, स्मरण, मेमोरी लेवल के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, विद्यार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या होती हैं, उनके संवेगात्मक भावात्मक विकास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसमें जुड़ी हुई है टीचिंग के साथ। और शिक्षण के प्रभाव, शिक्षण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन से तत्व ऐसे हैं कारक हैं जो शिक्षण में सहायक होते हैं, या कौन से हैं जो बाधा डालते हैं, इनके बारे में जानना। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या है, अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, यानी टीचर्स सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड। आजकल जो आधुनिक मनोविज्ञान बताता है वो बच्चे पर आधारित, यानी विद्यार्थी केंद्रित या लर्नर या पीपुल्स सेंटर्ड पद्धतियां होती हैं। आजकल एक और नया कंसेप्ट हो गया है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तो आप जानते हैं कॉलेजेस में या कहीं कक्षा में आप जाकर जो अध्यापन होता है वो ऑफलाइन हुआ है। ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे या जहां भी आप हैं उनके माध्यम से आप ज्ञान अर्जन करते हैं। इसके लिए स्वयं चैनल है, स्वयं प्रभा है, मूक्स आदि है, इनके विषय में आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। यूजीसी ने भी ईपीजी पाठशाला, कुछ स्वयं प्रभा पर 200 से ज़्यादा चैनल्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं आजकल, और वीडियो लेक्चर्स भी हैं, कुछ पाठ्यक्रम होते हैं जैसे स्वयं ही है, एक मूक्स है वो। तो मूक्स क्या है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, सारी चीज़ें उसको विस्तार से उस पर प्रश्न बनेंगे। ये आपके पहली यूनिट में है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में परंपरागत और आधुनिक आईसीटी आधारित जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग है शिक्षण में, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मूल्यांकन प्रणालियाँ, देखिए अध्यापन के साथ साथ मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम होता है, सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम होता है, और आजकल तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है जिसे सीसीई बोलते हैं। तो ये मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, यानी जिसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आप बोलते हैं, जो कि अभी देखिए मध्य प्रदेश में तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। वो सीबीएसई ये कहती है कि आप 2 क्रेडिट कॉलेज में पढ़ सकते हैं, 2 क्रेडिट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या 2 क्रेडिट आपने ऑनलाइन कहीं से हासिल कर लिए, फिर आप उसको कंप्लीट करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी सीबीएस का उदाहरण है। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो आपका एग्जाम होगा नेट का, वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, है ना। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, पीयर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें आगे इस यूनिट में पढ़ने के लिए आएंगे, और उसी के आधार पर आपके प्रश्न बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो 5 इकाइयां हैं, तो प्रत्येक इकाई से 5-5 प्रश्न बनेंगे। तो 10 इकाइयों से 1 इकाई से 5 प्रश्न, तो 10 इकाइयां हैं टोटल, तो 10 इकाइयों से कुल 50 प्रश्न होंगे। दूसरी इकाई के बारे में चर्चा करते हैं। इसका टाइटल है शोध अभिव्यक्ति, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि शोध क्या है, यानी रिसर्च क्या है, कितने प्रकार की रिसर्च होती है, रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, है ना, और रिसर्च के क्या अप्रोचेस हैं, शोध की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है। शोध के चरण क्या क्या हैं, पहले क्या क्या किया जाता है। शोध के चरण से एक प्रश्न पक्का आता है कि उसके चरण को आप सही क्रम में जमाइए। तो ये प्रश्न होता है। शोध प्रबंध, आलेख लेखन, फॉर्मेट, शैली, शोध में आईसीटी का प्रयोग, बिल्कुल। शोध नैतिकता, शोध नैतिकता एक नया कंसेप्ट जुड़ गया है कि हम कहीं से जो भी हम शोध कर रहे हैं वो कहीं से चोरी ना हो, प्लेगरिज्म हो, नैतिकता रखे। अगर कोई बात, कोई कोट हम कहीं से ले रहे हैं तो उसका बाकायदा रेफरेंस दें, संदर्भ दें। तीसरी यूनिट है बोध। बोध में क्या आएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि सामान्यता होता है अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथी इकाई का नाम है संप्रेषण। एक शिक्षक बनने के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है, इसलिए इस इकाई को नेट के पहले पेपर में जोड़ा गया है। तो संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक होता है, गैर वाचिक यानी वर्बल, नॉन वर्बल, अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, कक्षा में अलग संप्रेषण होता है, आपके घर में अलग संप्रेषण होता है, आप अपनी जो कम्युनिटी है उसका अलग संप्रेषण होता है, आप बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, उसकी अलग कल्चर होता है, तो कल्चर साथ में जुड़ा हुआ है संप्रेषण के साथ।
इसी में शिष्टाचार आता है। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, और जन मीडिया यानी सोशल मीडिया और समाज मास मीडिया, जन मीडिया। और 5वीं इकाई में है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। देखिए गणितीय तर्क से अर्थात ये है नहीं कि इसमें बहुत सारे आपको कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एक ऐसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपकी शोध जब आप करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उन डाटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी सांख्यिकीय विधियां लगती हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। हालांकि वो कैलकुलेशन के लिए अलग अलग वर्तमान में सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने डाटा को प्रोसेस करके विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जानना, मैनुअल जानना जरूरी है। ये तर्क क्या है, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी जिसे आप सीरीज कहते हैं, नंबर सीरीज, अक्षर श्रृंखला, टूट और संबंध, कोडिंग एंड कोडिंग, गणितीय अभिव्यक्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत, एवरेज आदि से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। चौथी यूनिट जो है, चौथी इकाई है, इसमें युक्ति युक्त तर्क। ये भी एक नया कहना चाहिए नई यूनिट है। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, टैक्टिक्स, निरुपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। तो इसमें ये भी तर्क का ही एक हिस्सा है। युक्ति के प्रकार जैसे निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड जो होती है, अनुरूपताएं यानी सिमिलरिटीज, वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग। वेण आरेख जो होता है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं कि कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां बैल हैं, तो इससे निष्कर्ष निकालिए। ऐसे 2 कथन देकर निष्कर्ष निकालना होता है, 3 कथन देकर निष्कर्ष निकालना होता है, उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें भारतीय तर्कशास्त्र भी है, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुलब्धि, ये सब प्रमाण है। ये आप प्रमाण पढ़ेंगे। भारतीय का न्याय दर्शन है, उसमें पूरा न्याय दर्शन से लिया गया है। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, ये आप पढ़ेंगे। ये तर्क की है, जो एमए से फिलॉसफी में एमए कर रहे हैं वो इस चीज को पहले से जानते हैं, बाकी के लिए नया है, इसका आप अध्ययन कर लीजिएगा। अब 7 मिनट पर चलते हैं। इसमें आंकड़ों की व्याख्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इससे भी 5 प्रश्न बनते हैं। कुछ ग्राफ दे दिए जाते हैं, कुछ बातें दे दी जाती हैं, उस पर निष्कर्ष निकालना होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें डाटा का स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, इसमें आपको चित्र दे दिए जाते हैं, है ना। और जो इसमें दिव्यांग परीक्षार्थी जो नेट के एग्जाम देंगे, तो इससे जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवतरण यानी पैराग्राफ उनके लिए ऑप्शनल रहता है, क्योंकि जो दिव्यांग हैं वो देख नहीं सकते। हमारे लिए तो क्या चार्ट ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे हमें इंटरप्रिटेट करना है, तो उनके लिए अलग से प्रश्न दिए जाते हैं। पर आपको यही 5 करना है, वो 5 नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं होते, वो उनके लिए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वही आंकड़ों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, आंकड़ा और सुशासन। अब 8 मिनट पे चलते हैं। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी की बात हो रही है, तो बहुत जरूरी है। ये आईसीटी क्या है ना, इसकी शब्दावली कौन कौन सी, टर्मिनोलॉजी, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसेस की मूल बात है, जो गूगल मीट पर आप जो जूम आदि जो प्लेटफॉर्म है उस पर मीटिंग करते हैं, वो भी इसका हिस्सा हो गया है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन यानी गवर्नेंस, आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। और ये देखिए इकाई 9 है लोग, विकास और पर्यावरण। एनवायरनमेंट से भी जुड़े प्रश्न आते हैं। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, यानी पूरी पर्यावरण पर संबंधित है। जलवायु परिवर्तन भी इसमें आ जाएगा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, विभिन्न जो घटनाएं हुई हैं इसके कारण सुनामी आदि वो आ जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले कारक आ जाएंगे, उनसे कैसा निपटा जाए, कौन कौन सी हम जो मानव की कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और बुरी तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे कम किया जाए या रोका जाए,
कौन सी ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत हैं जिनको अपनाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें अध्ययन करेंगे। इससे प्रश्न आएंगे। और अलग से आएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 1986 का जो है वो उस प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो जिस पर हर साल सम्मेलन होता है। इसी से प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इसी का हिस्सा है। और आखिरी और अंतिम यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, जो आपकी बौद्ध शिक्षा है, तक्षशिला, नालंदा, वहां से शुरू होते होते अभी वर्तमान की बात आएंगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा, अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी। नहीं तो जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार पृथ्वी का, और उससे आप जानते हैं जब वायुमंडल में तापमान की वृद्धि होगी तो जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा, जब समुद्र जल स्तर बढ़ेगा और कई टापू वाले जो देश हैं उनके डूबने का खतरा है। इसमें नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। देखिए जो 10 यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न होंगे, तो 5 और 10 यूनिट 5 प्रश्न, तो 10 में कितना हुआ 50, तो कुल 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 50 प्रश्न कुल 100 नंबर के होंगे। और जो बात मैंने बताई है कि जो ग्राफ वाले हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए अलग से अवतरण वाले प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस जो नया है वो समाप्त हुआ। अब मैं यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस साल में नेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है, लेकिन पिछले कोरोना काल के बाद से 6-6 महीने में जो एग्ज़ाम होती थी, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में, तो सम्मिलित रूप से अभी जून में हो रही है। तो ये दोनों मिलाकर एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है। अभी इसके फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर और निर्धारित फीस देकर। पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फीस भरिए, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। जब एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है आपको, तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको निर्धारित शुल्क अदा कर सकते हैं। और उसके आपके जहां आप रहते हैं उसके नियरेस्ट आप परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर देख लीजिएगा। ठीक है। और कुछ बातें जो रह गई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछकर उस सवालों का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो विद्यार्थी अभी पीजी कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप नेट दे सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप नेट दे सकते हैं, अपीयरेंस करके आप डाल सकते हैं कि आप अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में पीजी की, है ना। लेकिन आपको जो आपका सर्टिफिकेट वैलिड कब माना जाएगा, जब आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेंगे, वो भी निर्धारित परसेंटेज के साथ। यानी SC/ST विद्यार्थियों के लिए कम से कम 50% लाना जरूरी है पीजी में, यानी MA हिंदी से है तो आप 50% होना चाहिए। इसी प्रकार अदर कैटेगरी के लिए मिनिमम पीजी में 55% अंक होना चाहिए, तभी आप नेट क्वालिफाई माने जाएंगे, या इसके लिए इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। अपीयरेंस में आप बिल्कुल, अगर आपका 4th सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।